ठीक 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे लोकसभा में। इस वक्त चिराग पासवान बोल रहे हैं, थोड़ी देर सुनते हैं। छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया। उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटकर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर? अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए, पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले? तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते हैं, सर हकीकत है देश के किसी भी कोने में किसी भी माँ बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो अक्षम्य है, वो निंदनीय है और उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसमें पूरे सदन को सर एकजुट होना होगा। कल गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से अपील की, सर पूरे सदन को इसमें एकजुट होना होगा। इसमें आप आइसोलेट करके नहीं दे सकते कि जहां आपकी सरकार है वहां की घटनाओं को आप छुपाएंगे और जहां दूसरों की सरकार है वहां की घटनाओं को आप उठाएंगे। आपको चर्चा करनी होगी बंगाल पर, चर्चा करनी होगी आपको बिहार पर, चर्चा करनी होगी आपको राजस्थान पर, चर्चा करनी होगी आपको कर्नाटका पर। सर ये देश एक है सर, आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांटकर आप नहीं आइसोलेट करके आप अपने विषयों को उठा सकते। और यही कारण है सर कि देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं सर, 2024 चुनाव सामने है सर। इसी में देख लीजिएगा 2014 से बड़ा जनादेश 18 में यही सारी बातें हो रही थी, यही सारी बातें 18 में की गई थी। 19 में 2014 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिला और 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। मैं बिहारी हूं सर, बिहार से कम मैं विश्वास दिलाता हूं 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीत कर आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैं जमुई का प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर रही है सर। बिहार के हर एक जिले में घुमाओ और वो मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आज बिहार के युवा, देश भर के युवा सर देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखना चाहते हैं। 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं और इस सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए सर मैं अपनी पार्टी की तरफ से जहां बिल्कुल हराएंगे नीतीश जी को वैसे भी बिहार की जनता नकार चुकी है। 2020 के परिणाम दिखाते हैं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हार गए। तो जिनको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, देश की जनता उनको कैसे अपनाएगी, ये बहुत बड़ा सपना दिन में ये देख रहे हैं। इसी के साथ सर मैं इस सदन में आए इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातों को रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण समर्थन हमारी एनडीए की सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लॉकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलने के लिए मौका दिया है। सबसे पहले तो हम सब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संसद पहुंचने का। और अभी चिराग पासवान बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार की 40 सीटें इस बार जीत करके आएंगी। 2018 में भी ऐसी बातें इस सदन में कही गई थी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इस बार भी यही कुछ हो रहा है और नतीजा भी वही होगा जो 2019 में हुआ, वही 2024 का नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हमारे साथ, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। कुछ एक बातें रह गई थी देवेंद्र, अभी जैसा आपने बताया अधीर रंजन चौधरी आएंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट में। कल तो होम मिनिस्टर ने कहा कि आपकी पार्टी ने आपको टाइम ही नहीं दिया बोलने का, उन्होंने तंज किया था कि हमारे कोटे से समय लेकर के बोल लीजिए। तो कांग्रेस ने उनके लिए समय निकाला है या बीजेपी ने? सौरभ, वाकई ये हैरानी की बात थी कि कल की जो सूची थी उसमें अधीर रंजन चौधरी का नाम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से नहीं था और लगभग उसमें मुझे लगता है कि 17-18 नाम रहे होंगे, लेकिन उसमें हमें ये बताया गया कि अधीर रंजन चौधरी का नाम नहीं है। और एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं कि अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास में, यानी कि भारत में 1947 के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव आया है, अगर ऐसा होता तो ये पहली बार होता कि जो अपोजिशन का लीडर है उसी का स्पीच ना हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन की तरफ से ही आता है और वो जो लीडर हो उसी का स्पीच ना हो, ये बहुत ही हैरानी भरी चीज़ होती आज उनके स्पीच को लेकर। लेकिन एक चीज़ और दिलचस्प मैं बताऊं कि आज उनके स्पीच को लेकर जब हुआ कि हो रहा है तो अब से थोड़ी देर पहले संसद भवन के कॉरिडोर में मैंने अधीर रंजन चौधरी से खुद पूछा कि आपको कितने बजे बोलना है,
उन्हें नहीं पता था कि उनका एग्जैक्ट टाइम क्या है। बताइए। पहले 2 बजे बताया गया, फिर 2:15 बताया गया और फिर अभी आगे भी इंतजार किया जा रहा है। एक चीज़ हमें जरूर सोर्सेज के मार्फत जानकारी मिली कि अधीर रंजन चौधरी की इच्छा ये थी, और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर उन्हें बोलने का अवसर मिले। अब देखना होगा कि उनका टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि 2:15 वाला जो समय था सौरभ, वो तो नहीं रहा, और निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष का ये समय नहीं दिया गया है, वो अपोजिशन के लीडर के तौर पर ही वो उन्हें समय मिल रहा है। वो जो समय का जो कोटा होता है सौरभ, वो आमतौर पर तय तो कर दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आमतौर पर फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। इस केस में भी वैसा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के तौर पे जो स्लॉटेड टाइम था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उसमें अतिरिक्त समय दिया जाएगा अधीर रंजन चौधरी को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये चाहते थे कि जब वो अधीर रंजन चौधरी बोलें तो वो प्रधानमंत्री के तौर पर सदन में मौजूद रहें, क्योंकि अपोजिशन के वो लीडर हैं, जो वो आरोप लगाएंगे पीएम सामने बैठकर सुनना चाहते थे और वो सुनेंगे। ठीक देवेंद्र, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। लॉकेट चैटर्जी बोल रही हैं, बीजेपी की सांसद, और बंगाल में जो हिंसा हुई अभी पीछे पंचायत इलेक्शन के बाद, उस पर बात करते करते याद कीजिएगा कैसे भावुक होकर रो पड़ी थी लॉकेट चैटर्जी। तो बंगाल की भी बातें वो जरूर करेंगी, सुनते हैं। मेरा चिंता है सर, मैं नहीं चाहती हूँ अगर बंगाल के बारे में दंगा का लिस्ट में बोलूं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा सर। दादा आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए। जो बंगाल से आती हूँ वो राजा राममोहन सतीदाह प्रथा रद्द किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल्य विवाह रद्द किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा विधवा विवाह चालू किया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं रहते तो हमारे पश्चिम बंगाल का जन्म नहीं होता, आज महिला मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल में नहीं होता। सुभाष चंद्र जी बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज सर ऐसा हो गया परिस्थिति, बंगाल का लोग इतना हत्या होते हैं, सब लोग बोलते हैं आर कत रक्त चाই, আর কত লাশ তোমাদের চাই, আর কত করতে চাও বাঙালি সর্বনাশ। सर 21 जुलाई शहीद दिवस होते हैं सर, शहीद दिवस में शहीद का वार्ता नहीं है, लेकिन बोलते हैं बीजेपी का नेता लोगों का घर घेराव करो। शहीद दिवस से मंच से बीजेपी का शहीद करने का वार्ता देता है सर। सर ये लोग डेमोक्रेसी का बात करेंगे, ये तो है वर्ल्ड्स 8 अजूबा सर। जो लोग पोस्ट पोल वायलेंस में महिला के ऊपर इतना अत्याचार किया वो लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं सर। सर बंगाल में 30% का राजनीति चलता है, दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर राजनीति चलता है, सरस्वती पूजा रोकने का राजनीति चलता है। सर 59 कार्यकर्ता का इस पंचायत चुनाव में मौत हुआ है सर। 2011 से मुख्यमंत्री जब से बना महिला मुख्यमंत्री तब से सब जगह में महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। खुद का इमेज बनाने के लिए उन्होंने मणिपुर को हथियार किया। बोलते हैं कि पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री चुप क्यों है, किसी ने सही कहा है गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, राजस्थान पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पर गूंगा और बहरा विपक्ष और मणिपुर पर बोल रहे हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लिए बोले, हिम्मत है तो राजस्थान के लिए बोले, हिम्मत है तो छत्तीसगढ़ के लिए बोले। सब लोग बोलते हैं चोरे चोरे मास्तू तो भाई। बंगाल के मुख्यमंत्री 5 लोगों का टीम भेजते हैं मणिपुर में, मालदामार में 2 विवश महिला को विवश करके उसको पुलिस के सामने पिटाया, वीडियो वायरल हुआ। टीम तो छोड़ दीजिए, एक पंचायत सदस्यों को भी उन्होंने नहीं भेजा। उनका जो सोकल इंटेलेक्चुअल है वो भी कैंडल लाइट लेके उन्होंने मिছিল नहीं करते हैं, और हमारा मुख्यमंत्री पूरा मौन व्रत ले लिया। सर मणिपुर तक पहुंच जाने वाले विपक्ष को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जीपीएस लोकेशन अभी तक मिल नहीं रहा है। सर एक सांसद बोल रहे थे एक कौन से दूसरा कौन, भारत जोड़ो पदयात्रा किया। भारत तोड़ा कैसे सर, भारत तोड़ा कौन? टुकड़े टुकड़े गैंग ने भारत तोड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत को तो जोड़ नहीं पाया सर, लेकिन कुछ पार्टियों को अपने साथ जोड़ लिया। सर एक
महिला कांग्रेस वरिष्ठ नेता है, बोलते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ, भाई बहन हाथ पकड़ के उत्तर प्रदेश चला गया। राजस्थान में भीलवाड़ा में हम सांसद लोग गए थे, एक आदिवासी बच्ची को गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया था। कहाँ गया वो डायलॉग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ गया सर? एनर्जी ड्रिंक खत्म हो गया सर। मैं अधिकता को आग्रह करूंगी, थोड़ा सा इटाली से, चाइना से एनर्जी ड्रिंक आप थोड़ा सा भेजिए, थोड़ा सा पश्चिम बंग के लिए और राजस्थान के लिए थोड़ा सा हो चिल्लाए। मैं बोलूंगी पूरा देश ये नाटक देख रहे हैं सर, पूरा देख रहे हैं। अधिकता को मैं बोलूंगी, अधिकता आप किसके साथ हो? चिट फंड से पैसा लूटते हैं, महिला के ऊपर अत्याचार करते हैं, 59 लोगों का मौत हुआ है, इतना करप्शन करते हैं। इसके साथ आप देख रहे हो, दादा अटल जी कहते थे, एक बार इसी संसद में खड़े होकर किया था, पार्टी बनेगी, पार्टी बिगड़ेगी, सत्ता का खेल चलेगा, लेकिन ये देश चलना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। जिसका घर शीशे के हो और दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करो। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारा देश पूरा चल रहा है। कोई इटाली से जन्म लेके नहीं आया, कोई सोने का चम्मच लेके नहीं आया है सर। जिनके साथ जनता जनार्दन है, उसका कोई जरूरत नहीं है चिंता करने का। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा गिरेगा गिरेगा। और 140 करोड़ जनता ने तुष्टीकरण को गिराएगा, परिवारवाद को गिराएगा, करप्शन को गिराएगा। और गीता में एक श्लोक है, ना दैनो ना पलायनम, अर्थात कोई दीनता नहीं चाहिए, चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उनका डांट कर सामना करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि चित्तो जेता भय शून्य, उच्च जेता शीर, ज्ञान जेता मुक्तो, जेता गृह प्राचीर। और सर आज सौगतोदा मनरेगा का कल बात कर रहे थे, मैं बोलना चाहती हूँ 2014 से पहले 8 साल में कांग्रेस सरकार वेस्ट बंगाल में दिया था 14,000 करोड़ 985, और लास्ट 8 सालों में ये एनडीए ने दिया था 54,000 करोड़। आप झूठ मत बोलिए, झूठ बोलना ठीक नहीं है, आपको शरीर ठीक रखना है सर। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैं विपक्ष में बोलती हूँ। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नारेबाजी नहीं। अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, with all humility at my command, I rise to support the no confidence motion moved by our younger MP Sri Gaurav Gogoi under Rule 198. Sir, as you know that no confidence motion per se does not mean that the government will be dislodged or dethroned. See, the issue is, in the year 1782, first no confidence motion was moved in London when the then Prime Minister Lord North has submitted his resignation to King George III because the British army was defeated in the Revolutionary War in America. So in our parliamentary mechanism, it's a long overdue, it's a long tradition which has been persuading, because we are also following the same path of parliamentary democracy in our country. In the year 1963, first no confidence motion was moved against Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ji. Since then, 28 no confidence motion has been moved in this parliament.
barring the 3 confidence motions, all the no confidence motions were destined to be defeated. So the issue is, as the Treasury bench is trying to make it equivalent, as our attempt to dislodge this government, we know that we don't have the requisite number at our disposal. बहुमत की बाहुबली आपके पास है, बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना चाहिए। सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे सबसे बड़ा वजह है। सर, कल जब सदन में हम लोग चर्चा में भाग ले रहे थे तो सदन में एक गूंज उठी कि हमारे देश से भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया वगैरह वगैरह, क्योंकि ये 9 अगस्त हमारे अगस्त क्रांति दिवस माना जाता है। मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। सर, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसका आह्वान 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो अभियान के भाषण में गांधी जी। अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री सामने बैठे हुए हैं। जब वो आए तो मोदी मोदी के नारे लगे, दूसरी ओर से फिर इंडिया इंडिया के नारों से जवाब दिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने लेकिन शुरुआत में जो कहा प्रधानमंत्री के आने के बाद कि ये हमारे अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि हम देश के प्रधानमंत्री को खींचकर सदन में ले आए, और मतलब उन्होंने मकसद कहा भी, हमारा मकसद भी यही था कि प्रधानमंत्री आए बस। नहीं, ये तो शुरू से विपक्ष जब ये प्रस्ताव लेकर आया तभी कहा कि अब हम प्रधानमंत्री को मजबूर कर सकते हैं कि वो आए और मणिपुर पर बोलें। जो शर्त थी विपक्ष की पहले से कि पहले उनका बयान हो मणिपुर पर, उसके बाद ही सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, वो तो पीछे छूट गया। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जो लक्ष्य रहा हो, अगर सिर्फ इतना लक्ष्य था तो फिर ये विपक्ष की बड़ी कमजोर स्ट्रेटजी है। उन्होंने खुद ही माना अभी हमें मजबूरी में लाना पड़ा क्योंकि आप आ नहीं रहे थे। तो हमारा कोई इरादा नहीं था लाने का, ये भी कहा। तो इसका मतलब आपकी कोई तैयारी नहीं थी। अविश्वास प्रस्ताव एक अवसर था आपके सामने, जिसका आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए, सरकार को घेरने के लिए, भाई प्रधानमंत्री को ले आए, आप पूछेंगे क्या? ऐसा कोई सवाल तो पूछा नहीं जिसमें सरकार डिफेंसिव हो जाए, जवाब देने के लिए। और अभी आखिरी वक्ता है विपक्ष, और आखिरी वक्ता है विपक्ष के, और जिनसे उम्मीद थी उन्होंने तो बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं बोला। तो कुल मिलाकर विपक्ष के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। अगर ये सिर्फ इतनी जिद थी कि प्रधानमंत्री आ जाए सदन में,
तो उसके पूरा होने से आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट नहीं होता है। अब फाइनल बैट्समैन प्रधानमंत्री हैं, तो अब जब एक पारी लगभग पूरी हो गई, विपक्ष की पारी तो पूरी हो गई, तब आपका क्या आंकलन है, विपक्ष कितना स्कोर कर पाया इन 3 दिनों में? नहीं, वो जो प्रदीप जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। विपक्ष, क्योंकि हमने कई विश्वास प्रस्ताव देखे हैं और रिपोर्टर पार्लियामेंट गैलरी, प्रेस गैलरी से कवर भी किए हैं। उनमें जो विपक्ष की धार होती थी, जिस तरह से मैंने अटल जी के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया था, जब सोनिया गांधी नेता विपक्ष थी, वो भी हमने देखा है, उसके पहले भी देखा है, उसके बाद मोदी जी के खिलाफ 2018 वाला, मनमोहन सिंह के टाइम जो है जो 2008 में, तो वो विपक्ष किस तरह से सरकार हुआ। अलग बात है कि वोटिंग में सरकार ही जीतती रही है हमेशा आमतौर पर, लेकिन विपक्ष इस तरह से मुद्दे उठा करके सरकार को घेरता रहा है और सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होता रहा है। वो इस बार मुझे, जिस तरह से कल गृह मंत्री जी ने भाषण दिया, उन्होंने पूरा विस्तार से सारी बातें रखी, और विपक्ष उस तरह से सही ढंग से, अधीर रंजन जी क्या बोलेंगे, कितना घेरेंगे अलग बात है, लेकिन हमें लगता है कि उस हिसाब से सरकार को विपक्ष घेर नहीं पाया, घेर सकता था। नहीं, मुद्दे नहीं थे इसीलिए नहीं घेर पाया, या वक्ता नहीं थे? नहीं, मुद्दे तो हैं, ऐसा नहीं मुद्दे नहीं है, मुद्दे थे, मुद्दे हैं, लेकिन जो तैयारी के साथ आना चाहिए था, और अच्छे वक्ता, एक तो अच्छे वक्ता लोकसभा में विपक्ष में वैसे ही कम है काफ़ी, जैसे पहले इवन पिछली भी लोकसभा में ज़्यादा बेहतर वक्ता थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इस तरफ थे, जो अब उधर बैठे हुए हैं, वो भी एक अच्छे वक्ता हैं, वो डिप्टी लीडर थे उस समय, वो थे, और भी कई वक्ता चुनाव हार गए लेकिन उस वक्त थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे विपक्ष में उस समय, वो राज्यसभा में है। तो आप कह रहे हैं मुद्दे थे, लेकिन अब वो आप भुना नहीं पाए मुद्दों, न तैयारी थी और ना आप बोल पाए उस तरह से बोलना चाहिए जिस तरह से रखना चाहिए। एक गौरव गोगोई को मैं कहूँगा, एक वो तृणमूल कांग्रेस की नेता थी महिला, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बालू ने भी ठीक से बोला, लेकिन जिस तरह से, जिस आक्रामकता के साथ, सबसे ज़्यादा उम्मीद राहुल गांधी से थी, दूसरी उम्मीद अभी अधीर रंजन जी नेता विपक्ष हैं, अब इनका भाषण चल रहा है, लेकिन चूंकि इसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, तो प्रधानमंत्री तो भाई सबसे कुशल वक्ता है, सबसे बेहतर कनेक्ट उनका होता है, और वो अपने ऊपर होने वाले हमलों को अपने लिए हथियार भी बना लेते हैं। ठीक, ये हर्षवर्धन जी, अब चूंकि अब बस इनके बाद बस प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो अभी तक 3 दिनों का आपका लबोलुबाब? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं, जो प्रदीप जी ने उस दिन कहा था और हम लोग सहमत थे उस पर, कि थाली में परोस कर दे दिया। और आप अगर ध्यान से देखें तो राहुल गांधी को ही कुल मिला के लॉन्च करना है। सांसद नहीं रहे थे, सांसद हो गए, तो कांग्रेस की पूरी शक्ति उसमें लगी थी, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। अगर वो सचमुच, जो अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को सदन में खींच कर लाए, निश्चित तौर पर अविश्वास प्रस्ताव होगा तो आएंगे, लेकिन ये कौन मानेगा कि पूरा सत्र बीत जाए और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे? क्या कोई एक सत्र मोदी सरकार का ऐसा रहा है? कोई भी सत्र हो, विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, कोई भी एक सेशन हो, ऐसा नहीं हुआ है। मुझे नहीं ध्यान में आता है पूरा सदन बीत जाए और प्रधानमंत्री आए ही ना। इसमें भी आते, लेकिन चूंकि इसमें पहले से ही विपक्ष ने जिस तरह का हल्ला हंगामा शुरू किया, इसकी वजह से कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बन पाई। और आज भी प्रधानमंत्री ने तय किया होगा, जब अधीर रंजन चौधरी न बोलते तो प्रधानमंत्री शायद इस वक्त भी नहीं आते, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम सदन में जो विपक्ष का नेता है उसको सुनेंगे, उसकी बात का जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से ये पेश करना है कि राहुल गांधी को सुने प्रधानमंत्री और उनको दें जवाब। प्रधानमंत्री ये जवाब नहीं देंगे, ये उन्होंने तय किया और ये उसको कह रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा तरफ से ये कहा जाता है। और राहुल गांधी मुद्दे क्या लेकर आए? अंत में उनका पूरी चर्चा उनकी फ्लाइंग किस है। उनकी चर्चा क्या है कि जो ऐसे मुद्दे गिनाए जो सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दिए गए। अब अधीर रंजन चौधरी जी कहीं अगर ज्यादा, मतलब राहुल गांधी का वो जो था ना कि दिमाग से नहीं दिल से बोलना है, तो कहीं अधीर रंजन चौधरी जी दिल से अगर बोले तो वो कहेंगे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन मणिपुर में नहीं, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी 2 बार तो बाकायदा गंभीरता पूर्वक वो आंदोलन कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारा कार्यकर्ता मार दिया जाता है, कोई सुन नहीं रहा, ममता बनर्जी के राज में गुंडा, दिल तो उनका यही कहने का कर रहा तो वो कह देंगे। तो दिल से अगर वो बोले, अपने नेता राहुल जी की बात सुने, तो उसके बाद तो प्रधानमंत्री को सब कुछ। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं यहाँ पर। वो दिल वाला राहुल, वो दिमाग से बोलेंगे अधीर रंजन जी, और अंग्रेजी में बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं इसलिए कोई एक्सीडेंट ना हो उसकी भी तैयारी है। बोले बीच में हिंदी भी बोले हैं, जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने हिंदी में बोला, अब पता नहीं किस भाषा में बोला। चलिए, अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले लें, इनके बाद सीधे प्रधानमंत्री का भाषण आपको सुनाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।